तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सॉल्यूशन चैप्टर का 8वां लेक्चर और यह 12th केमिस्ट्री का एक शानदार चैप्टर है और हम लोग लगभग 7 लेक्चर से बहुत सारी चीज़ों को सीखे हुए हैं और आज है 8वां लेक्चर। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक और उससे रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये सॉल्यूशन का सबसे शानदार टॉपिक है। तो आप ध्यान बनाए रखें, आप कॉपी पेन लेकर बैठे और इसे नोट करते रहें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे अपने कॉपी में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव या इसी को एक और नाम से जानते हैं डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में अणुसंख्यक गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणुसंख्यक गुण, ठीक है। इसका नाम है अणुसंख्यक गुण और हम इसे CP बार बार लिखेंगे क्योंकि इतना फुल नेम लिखने में थोड़ा सा झंझट होगा। तो CP मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि आखिरकार ये है क्या, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम डिफिनीशन इसका लिख देते हैं कि यह एक विलयन का गुण होता है। यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप नाम देख रहे हैं अणुसंख्यक गुण। तो अणुसंख्यक गुण यह एक प्रकार का गुण है और ये किसका गुण है? सॉल्यूशन का गुण है। तो यहाँ पे यह विलयन का वह गुण है, यह विलयन का वह गुण है जो सॉल्यूट के, उसमें मिले सॉल्यूट के मोलों की संख्या या यूं बोल सकते हैं या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति मतलब नेचर, ना कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसे CP कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे CP कहा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यह विलयन का वह गुण है, यह सॉल्यूशन का ही गुण है जो सॉल्यूट के, मतलब उस सॉल्यूशन में मिले जो सॉल्यूट है उसके मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसमें कितने मोल्स मिले हुए हैं उसके संख्या पर निर्भर करता है, या उस सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर मोलों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करता है तो हम उसे बोलेंगे वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे है कि ये मोलों और कणों की संख्या पर निर्भर करेगा बट ना उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, यानी सॉल्यूट के प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मिले सॉल्यूट की मोलों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करेगा बट उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। वो मीठा है, तीता है, काला है, गोरा है, कैसा है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। बस करेगा तो केवल मोलों और कणों की संख्या पर करेगा। यानी हम एक सिंपल यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं, CP जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा, या यही CP यूँ कह सकते हैं कि समानुपाती होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करेगा। तो CP निर्भर करेगा मोल्स की संख्या पर, किसके? सॉल्यूट के, या CP निर्भर करेगा सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पे। एक बात याद रखिएगा, अगर ये बढ़ता है, पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती है तो CP भी बढ़ेगा, या मोल्स की संख्या बढ़ती है तो CP भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो आप समझ चुके होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। ये सॉल्यूशन का गुण है जो सॉल्यूट के मोलों और कणों की संख्या पर निर्भर करता है, बाकी किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है।
तो इसे आप नोट कर ले जल्दी से। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। नोट कर लिए होंगे? कर लो जल्दी कर लो। चलिए तो मिटाते हैं, मिटा दें। तो मिटा देते हैं, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्यूट के पार्टिकल्स यानी कणों पर निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे नोट के रूप में लिखवा दे रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग सॉल्यूट के मोलर मास, इसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मास ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्यों करते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई पूछे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। तो टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो सीपी जो है, सीपी वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन सभी टर्म को बहुत अच्छा से समझाएंगे, टेंशन ना लीजिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट फॉर्म में RLVP कहा जाता है, RLVP, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका हिंदी होता है वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो ये हिंदी इसका होता है। सेकेंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ओस्मोटिक प्रेशर। ये भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन में। तो ओस्मोटिक प्रेशर याद रखिएगा, ओस्मोटिक प्रेशर को हम पाई या पी से सूचित करते हैं और इसका हिंदी होता है परासरण दाब या पारस्परिक दाब। तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, परासरण दाब या पारस्परिक दाब बोलिए, तो ये इसका हिंदी हो गया। थर्ड नंबर जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसे डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है। और इसका कोई हिंदी पूछे तो होगा क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर जो है वो ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, इन सभी टर्मों को हम बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। तो चिंता नहीं लेने का, इसे बोलते हैं डेल्टा TF। और इसका कोई हिंदी पूछे तो आप कह सकते हैं हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट का हिंदी होता है हिमांक में अवनमन। तो उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि या बढ़ना और अवनमन का मतलब होता है घटना। तो यहाँ पे टोटल कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम 1 बाय 1 करके ऑपरेशन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर ले। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इससे संबंधित कैसे पूछे जा सकते हैं उसे हम बताते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट कर ले। कर लिए हैं? यस, RLVP, पाई, डेल्टा TB, डेल्टा TF, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लेंगे। तो टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं? 4, RLVP, पाई, डेल्टा TB और डेल्टा TF, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, जैसे बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन एक
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? निम्न में से कौन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो इसको अणुसंख्या गुण पूरा हिंदी में लिखेगा। अच्छा, ऑप्शन दिया है केवल हिमांक, केवल हिमांक ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन दिया है चालकता, चालकता दे रखा है। सी नंबर ऑप्शन दे दिया है प्रकाश, सी नंबर है प्रकाश। और डी नंबर जो आपका ऑप्शन दिया है वो है परासरण दाब, परासरण दाब। तो आप 4 कोलिगेटिव पढ़े होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिएगा, वो कौन सा होगा? डी नंबर, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ सकता है। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि कहेगा निम्न में से कौन एक सीपी नहीं है? निम्न में से कौन एक सीपी नहीं है, मतलब कौन ऐसा टर्म है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन दिया रहेगा डेल्टा टीबी, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है डेल्टा टीएफ, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है केबी और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है पाई। तो कौन सा है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पाई परासरण दाब भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट ये जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको प्रश्न यहाँ तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछ सकता है कि किसी सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो मोलों की संख्या और कणों की संख्या, किसके? सॉल्यूट के, ठीक है। तो नोट कर ले इसे। हम लोग चलते हैं कि आखिरकार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसे मिटा दे, मिटा दे ओ बाबू मिटा दे, ठीक है। एक ट्रिक याद रखिएगा, यूँ कहें कि नोट याद रखिएगा, नोट, ठीक है। नोट बहुत काम का नोट है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी जो है, सीपी कभी कभी होता है कि मान लो कि आपके जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, सॉल्यूट के क्या है? सॉल्यूट के मोल्स हैं, मोल्स, या सॉल्यूट के मोल्स हो, या यूँ कह सकें कि मोलालिटी हो या मोलारिटी हो, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि मोल्स कहे या मोलालिटी कहे या मोलारिटी कहे, बात एक ही होगा, ठीक है। अगर मोलालिटी बढ़ता है तो मोल्स भी बढ़ता है, मोलारिटी बढ़ता है तब भी मोल्स बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि मोलालिटी और मोलारिटी दोनों के फार्मूला में मोल्स आते हैं, तो मोल्स पर निर्भर ये दोनों करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर सॉल्यूट के मोल्स और मोलारिटी सभी सेम हो जाए, सभी सेम हो जाए ऑप्शन में, मतलब 4 ऑप्शन दे और वहाँ पे मोल्स, मोलालिटी और मोलारिटी सेम आ जाए, तब हम कैसे चूज करेंगे कि किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। ऐसे तो हमको पता है कि जिसमें सॉल्यूट के मोल्स ज़्यादा होंगे या जिसमें सॉल्यूट के मोलारिटी या मोलालिटी में से कोई भी एक ज़्यादा होगा, तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। क्योंकि हम कुछ देर पहले ही इधर पढ़े थे कि सीपी जो होता है समानुपाती होता है मोल्स के, मोल्स के किसके? सॉल्यूट के। मोल्स कहिए या मोलालिटी कहिए या मोलारिटी कहिए, मोलालिटी या मोलारिटी में से कोई भी कहिए। तो मोल्स बढ़े या मोलारिटी बढ़े या मोलालिटी बढ़े तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। बट यही सारे ऑप्शन में सेम कर दिया जाए तो आप कैसे चूज करेंगे कि किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यदि मोल्स और मोलारिटी सेम हो जाए तो आप देखेंगे सॉल्यूट के आयंस की संख्या, सॉल्यूट के क्या देखेंगे? आयंस की संख्या। यदि आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। कैसे देखेंगे बता दे रहे हैं। तब आप देखेंगे सीपी, क्या सीपी कहिए, या एक और टर्म इसके साथ ले सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो सीपी कहिए या बीपी कहिए, दोनों का टर्म एक ही है। ये समानुपाती होगा नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूट के डिसोसिएट करने के बाद, डिसोसिएट मतलब डिसोसिएट करने के बाद देखना है, ठीक है। मतलब सॉल्यूट जो आप सॉल्यूशन में डाले हुए हैं, जिस सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट डाले हैं उसके टूटने के बाद उसमें आयनों की संख्या देखना है। तो यदि
आयंस की संख्या ज़्यादा होगी तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और यदि आयनों की संख्या कम होती है तो उसका बीपी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, कम होगा। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट के मोलों की संख्या या मोलारिटी सब सेम आ जाए तो आप देखेंगे सॉल्यूट के आयनों की संख्या, आयंस ज़्यादा तो उसकी सीपी या बीपी, बॉइलिंग पॉइंट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों ज़्यादा। अच्छा, ये बीपी क्या होता है ये सब आगे चल के समझाएंगे, अभी के लिए बस इतना याद रखिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात, कभी कभी फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कमेंट कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग हिंदी में हिमांक बोलते हैं। हिमांक ऐसे नॉर्मल में समझ सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ जम जाए, फ्रीज कर जाए, उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। या अगर आपसे ये कह दे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्प दाब, ठीक है। तो वाष्प दाब कहे, अगर इन दोनों के बारे में कमेंट करने के लिए कहे कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के आयंस की संख्या के, ठीक है। तो ये दोनों टर्म जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा कि यदि यहाँ पे सॉल्यूट के आयंस की संख्या बढ़ता है तो याद रखिएगा वेपर प्रेशर घटेगा और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगी, ठीक है। उस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब और हिमांक दोनों घटेगा। यदि सॉल्यूट के आयनों की संख्या कम होती है तो याद रखिएगा उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और उसका हिमांक भी बढ़ेगा। तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, या दूसरा बढ़ेगा तो पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं व्युत्क्रमानुपाती में। अब व्युत्क्रमानुपाती में 1 में कुछ रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, ये दोनों तब बढ़ेंगे, ये सॉल्यूशन के ये दोनों प्रॉपर्टी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बॉइलिंग पॉइंट, ये तब बढ़ेंगे जब उसमें सॉल्यूट के आयनों की संख्या बढ़ेंगे, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक और वाष्प दाब तब बढ़ेंगे जब आयनों की संख्या घटेंगे। इसमें आयनों की संख्या बढ़ेगी तो ये दोनों बढ़ेंगे, इसमें आयनों की संख्या घटेगी तब ये दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम बताते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये तभी लागू हो सकता है जब सॉल्यूट के मोलालिटी और मोलारिटी सारे ऑप्शन में सेम हो, तब हम देखेंगे आयनों की संख्या, वरना हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आपको बताने वाले हैं, हर चीज़ आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं एक, ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे है, क्योंकि इसको रहना जरूरी है। तो क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है। कहेगा कि निम्नलिखित में से किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिकतम होगा। तो उसी का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, किसका होगा वो ऑप्शन पहले देखते हैं। तो 0.1 m NaCl, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है 0.1 m K2SO4। सी नंबर ऑप्शन है 0.1 m ग्लूकोज और डी नंबर ऑप्शन है 0.1 m यूरिया, ठीक है। तो किसमें इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। अच्छा, चारों ऑप्शन में ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूट है। और इसमें आपको शुरू में इसकी मोलालिटी भी दे रखी है, स्मॉल m मतलब मोलालिटी, तो इसमें भी 0.1, इसमें भी 0.1, इसमें भी 0.1 और इसमें भी 0.1, यानी चारों ऑप्शन में मोलालिटी सेम है। तो जब चारों ऑप्शन में मोलालिटी सेम है यानी सभी में नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स की संख्या सेम है। तो मोल्स की सब संख्या जब सेम हो तब हम आयंस देखेंगे। तो आयंस कैसे देखेंगे, NaCl में 2 आयन है, Na+ और Cl-। तो इसमें आयंस की संख्या 2 है। K2SO4 में 3 आयन है, 2K+ SO4-2, तो 1 आयन ये और 2 आयन ये, टोटल आयन की संख्या 3 है। और
सी नंबर में ग्लूकोज अपने आयनों में नहीं टूटता है, तो इसमें आयनों की संख्या 0 हो जाएगी। और यूरिया भी अपने आयनों में नहीं टूटता है, इसलिए इसकी संख्या 1 या 0 कह सकते हैं, 1 ले लीजिए, ये खड़े रहता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर या जितने भी क्या बोलते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है और कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होने के कारण ये टूटते नहीं हैं, और इन दोनों में आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसलिए अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो इन चारों में से किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, जिसमें आयनों की संख्या ज़्यादा हो गई? तो बी नंबर ऑप्शन में आयन्स ज़्यादा हैं, इसीलिए इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे बीपी भी पूछ सकता है, तो बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, उस सॉल्यूट का ज़्यादा होगा जिसमें आयनों की संख्या ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर फिर से यही, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में घुमा के पूछ दे कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा जिसमें आयनों की संख्या कम होगी। अब उल्टा देखेंगे, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी करा देते हैं। यहाँ पे मिटा दे, यस, ये ऑप्शन, इसे भी मिटा देते हैं, इसका भी काम हो गया है। और यहाँ पे सीपी अधिकतम होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, किसका हिमांक अधिकतम होगा, ठीक है। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 0.1 m, अब कैपिटल M दे रहे हैं, मोलारिटी दे रखा है, ठीक है। तो मोलारिटी भी मोल्स पर निर्भर करता है, ठीक है। तो 0.1 m ग्लूकोज, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है 0.1 m NaCl। सी नंबर ऑप्शन है 0.1 m KCl। और डी नंबर ऑप्शन है 0.1 m K2SO4, ठीक है। तो देख लेते हैं। अच्छा, सब में मोलारिटी समान है, तो मोल्स भी समान होंगे। तो मोलारिटी जब समान है तो मोल्स समान है, और मोल्स समान है तो मोल्स सेम होने के बाद हम आयनों की संख्या पर ध्यान देंगे। तो इसमें आयन आप जानते हैं 1 है, क्योंकि टूटेगा नहीं। NaCl में 2 आयन होंगे, Na+ और Cl-। KCl में भी 2 आयन हैं, K+ और Cl-। और K2SO4 में भी 3 आयन हैं, 2K+ और SO4-2, ठीक है। आप आयनों में तोड़ लिए होंगे। अच्छा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जिसका ये वाला कम होगा, सॉल्यूट के आयंस की संख्या कम होगी। तो जिसके आयंस कम होंगे उसके ही फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो देख लीजिए आयंस किसके कम है, इसके 2, इसके 2, इसके 3, इसके 1, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और आयनों में तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आयनिक कंपाउंड में देख लीजिए कितने आयंस है। और कुछ कोवैलेंट कंपाउंड भी आते हैं, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, चीनी वगैरह, ये सब अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, इसलिए इनका आयंस 1 या 0 माना जाता है, ठीक है। इसे नोट कर लें, हम इसे मिटाते हैं। लिख लिए। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि खैर मोल्स तो सेम दे देंगे तो हम देख लेंगे आयंस की संख्या, लेकिन गलती से आयंस की संख्या भी सेम हो जाए तो क्या करेंगे, ये नोट याद रखिएगा। यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स, मोलारिटी तथा आयंस की संख्या सेम हो जाए, आयंस की संख्या अब सब सेम हो जाए, संख्या सेम हो जाए तो क्या करेंगे? तब तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबका बराबर होना चाहिए। नहीं, तब हम देखेंगे हो जाए तो हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट पर ध्यान देना है। अब मॉलिक्यूलर वेट पे आ जाना है, ध्यान देना है, ठीक है। याद रखिएगा, उसका सीपी या बीपी ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। किसके मॉलिक्यूलर वेट जो हम नापेंगे वो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, ठीक है। याद रखना, उसका सीपी
ज़्यादा होगा या बीपी ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रमपाती है। या अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें या वेपर प्रेशर का बात करें तो उसका ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का ज़्यादा होगा। ठीक है, उसका ज़्यादा होगा जिसमें मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का ज़्यादा होगा। तो अब ये दो बात याद रखिएगा। ठीक है, यदि सॉल्यूट के मोल्स, मोलारिटी और आयनों की संख्या सेम हो जाए तब हम देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट। यदि मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो सीपी या बीपी ज़्यादा होगा। यदि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो उसका एफपी या वीपी मतलब वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होंगे। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन इस वाले केस में ये घटेगा तब ये बढ़ेगा, नहीं तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, अच्छा इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? इस पर क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चंस, निम्न में से किसका सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिकतम होगा? अधिकतम होगा। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो अधिकतम होगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी है 0.1 m यूरिया। ऑप्शन नंबर सी है 0.1 m सुक्रोज मतलब चीनी। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए ऐसे ले लेते हैं। तो इसमें से किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा? तो सीपी उसका ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। लेकिन ये कब अप्लाई करेंगे? जब मोल्स और आयंस सेम हो जाए। अच्छा, इसमें मोलालिटी सेम है तो मोलालिटी सेम होने का मतलब ये हुआ कि मोल्स भी सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे 0.1 m फ्रुक्टोज नहीं, मल्टोज ले लो, मल्टोज, चाहे स्टार्च ले लेते हैं, स्टार्च ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोलालिटी क्या है? सेम है। जब मोलालिटी सेम है तो चारों ऑप्शन में मोल्स सेम होंगे। अच्छा, ग्लूकोज के आयंस भी 1 होते हैं, 1। यूरिया के भी आयंस 1 होते हैं क्योंकि अपने आयनों में नहीं टूटता है। सुक्रोज भी अपने आयनों में नहीं टूटता है और स्टार्च भी अपने आयनों में नहीं टूटता है। तो सब में आयंस भी बराबर है और मोल्स भी बराबर है। अब बात है किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा? तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, तो कार्बन का 12 होता है तो 12 छक 72, हाइड्रोजन का टोटल 12, ऑक्सीजन का 16 छक 96, तो 6 2 8 2 10, 0 हाथ में 1, 9 1 10 7 17 1 18, 180 होगा। तो 180 होता है इसका। यूरिया का निकाल लेंगे। यूरिया का सूत्र होता है NH2 का होल ट्वाइस इंटू CO। तो नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन का होता है 14 नाइट्रोजन का 14 होता है कि 15 होता है? 15 होता है। तो 15 दूना 30 और 4 34, और कार्बन का 12, 34 + 12 + 16, ऑक्सीजन का 16। तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 8 4 12, 12 का 2 हाथ में 1, 1 2 2 3 5 5 1 6 62। ठीक है, यूरिया का 62 होता है क्या? हो सकता है। सुक्रोज का कितना? 342 होता है, आप निकाल के देख सकते हैं। और स्टार्च का काफ़ी ज़्यादा होता है, ये काफ़ी भारी होता है। तो इसमें सबसे हल्का शायद बी नंबर है, तो सबसे कम इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसका सीपी सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि कब कौन बढ़ेगा। ठीक है, तो हम 3 केसेस बताए हैं। पहला कि किसी का भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तब बढ़ेगा जब सॉल्यूट के मोल्स बढ़ेंगे या उसकी मोलालिटी बढ़ेगी या मोलारिटी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा यदि ये समान हो जाए सारे ऑप्शन में तब हम देखेंगे सॉल्यूट के आयंस, और आयनों की संख्या यदि बढ़ती है तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। और यदि आयनों की संख्या भी समान हो जाए तब हम देखेंगे सभी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जांचेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा मतलब ज़्यादा भारी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। ठीक है, तो इसे आप नोट कर ले, अच्छे तरीक़े से कर ले। कर लिए होंगे, मिटा दे। देखिए
अच्छे तरीक़े से समझिए और अच्छे तरीक़े से क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना। मतलब पहला है RLVP को स्टार्ट करना। लेकिन RLVP को स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ टर्म हैं, उसको जानना जरूरी है। हम रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर क्या है। तो पहले हम हेडिंग लगाएंगे वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर क्या है, इसको हम हिंदी में वाष्प दाब बोलते हैं, ठीक है, वाष्प दाब। अच्छा, ये वाष्प दाब क्या होता है इसको बताते हैं, ठीक है। सिंपल है, इसका परिभाषा आप नोट कर सकते हैं कि निश्चित ताप पर, या निश्चित ताप दाब ऐसे बोल सकते हैं कि निश्चित ताप पर किसी द्रव के ऊपर सतह पर जो दाब लगता है, किसी द्रव के ऊपरी सतह पर वाष्प के द्वारा दाब लगता है, उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। जैसे देखो हम समझाते हैं इसको। मान लो कि ये एक पतीला हो गया और एक पतीला हो गया, ये पतीला हो गया, इसमें पानी है, क्या है, वाटर है, इसमें वाटर है। और इस वाटर को आप फ्लेम पे गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और गर्म करते करते होता है कि जैसे जैसे आप इसको गर्म करते हैं तो ये पानी धीरे धीरे उबलने लगता है। हम क्या किए कि यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिए, यहाँ पे ढक्कन ये उठ सकता है, ये ढक्कन ऊपर उठ सकता है, ऊपर जा सकता है। तो जैसे हम यहाँ से गर्म करेंगे तो पानी उबलने लगेगा, और उबल कर इसमें से भाप निकलने लगेंगे। और यह भाप जब इस ऊपर वाले बर्तन से टकराएगा तो इस पर एक प्रेशर लगाएगा, इस पर एक क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो ये वाष्प है, ये वाष्प है जो पानी बन के उठ रहा है। हम गांव देहात में इसको वाष्प बनते हैं। जैसे आप लोग कभी चावल बनाते हुए देखे होंगे या चाय बनाते हुए देखे होंगे, जब हम लोग पानी बैठाते हैं गैस के चूल्हे पर तो जैसे पानी गर्म हो जाता है तो वाष्प बन के उड़ने लगता है। और जब हम ऊपर से किसी झपौना या किसी चीज़ को रखते हैं तो वो ऊपर भागने लगता है। इसका मतलब जो वाष्प पानी का बन रहा है वो दाब लगा रहा है, ठीक है। तो पानी के द्वारा जो वाष्प बनता है ये ऊपर जाके इस ढक्कन पे दाब लगाता है, इसी को बोलते हैं वाष्प दाब, ठीक है। तो इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, नियत ताप पर, आपको टेम्परेचर बार बार बदलना नहीं है, नियत ताप पर द्रव के ऊपर वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को, ये द्रव के ऊपर वाष्प बन रहा है ना, इस वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा आप लोग नोट कर लिए होंगे। अच्छा, वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करती है, वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आइए देखते हैं कि ये किन किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले सॉल्वेंट के प्रकृति पर निर्भर करती है। सॉल्वेंट का मतलब जो हम इसमें द्रव लिए हैं उसके प्रकृति पर। जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट के प्रकृति पर निर्भर करेगा। अच्छा, जितना आप कमज़ोर बॉन्ड वाला सॉल्वेंट लेंगे, मतलब जिस सॉल्वेंट के अणुओं के बीच कमज़ोर बल होता है, वे सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर में बदलेंगे, मतलब वाष्प में बदलेंगे। और वो ज़्यादा वाष्प में बदलेंगे तो उनका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिस सॉल्वेंट के अणुओं के बीच कमज़ोर आकर्षण बल होता है, ये कमज़ोर आकर्षण बल होता है, वो बल गर्म करने पर जल्दी टूटते हैं, और जल्दी टूटने की वजह से इसके अणु जल्दी वाष्प बन के उड़ते हैं। और जितना ज़्यादा वाष्प बन के उड़ेंगे उतना ही जल्दी ज़्यादा वो वाष्प दाब का वेपर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, जैसे हम कंपेयर कर लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं और अल्कोहल लेते हैं, C2H5OH, ये एसीटोन है और ये इथाइल अल्कोहल है। एसीटोन इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और इसका वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच कमज़ोर आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण हम जैसे गर्म करते हैं तो ये जल्दी टूट जाते हैं, टूटने के बाद वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्प में बदलने के बाद इनका वाष्प दाब बढ़ जाता है। लेकिन यहीं पे इथाइल अल्कोहल के अणुओं के बीच थोड़ा सा मजबूत बल रहता है, और मजबूत बल रहने के कारण ये जल्दी टूटता नहीं है, और जल्दी टूटता नहीं है तो ये जल्दी वाष्प में भी नहीं बदलता है, और वाष्प में जल्दी नहीं बदलेगा तो
कैसे ये वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा, कैसे ऊपर दाब लगाएगा। ठीक है, तो अब बात समझ रहे हैं। तो पहला हो गया सॉल्वेंट के प्रकृति पर, जिसमें कम बल वो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा, मतलब ज़्यादा वेपर में बदलेगा। सेकेंड नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, सेकेंड नंबर प्यूरिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की शुद्धता, सॉल्वेंट की शुद्धता पर भी निर्भर करेगा। अच्छा, आप जितना शुद्ध सॉल्वेंट लेंगे, मतलब जितना शुद्ध वाटर लेंगे, वो उतना ही जल्दी वाष्प में बदलेगा, और जितना जल्दी वाष्प में बदलेगा उसका ऊपर बर्तन पे दाब भी रहेगा। अच्छा सोचो कि ये शुद्ध पानी है और शुद्ध पानी को हम खौला रहे हैं और इसको वाष्प में बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, या इस शुद्ध पानी में चीनी थोड़ा सा मिला दें तो ये जल्दी वाष्प में बनेगा। तो आप जानते हैं कि शुद्ध पानी जल्दी वाष्प बनेगा, और जल्दी वाष्प बनेगा तो इस बर्तन पर दाब भी जल्दी लगाएगा। लेकिन अशुद्ध पानी जो होता है उसमें चीनी, नमक कुछ भी आप मिला दीजिए तो जल्दी वाष्प में नहीं बनेगा, और जल्दी वाष्प में नहीं बनेगा तो वाष्प दाब कम लगाएगा। ठीक है, तो जितना शुद्ध सॉल्वेंट रहेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तीसरी जो बात है वो है कि सॉल्वेंट किस बर्तन में रखा गया है। उस बर्तन का, जिस बर्तन में सॉल्वेंट रखा गया है, उस बर्तन के सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। तो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। कैसे? अच्छा, आप ही सोचिए कि आप अपने छत पे धूप में एक कचोरा में आधा लीटर पानी रखिए और एक थाली में आधा लीटर पानी रखिए, कौन जल्दी वाष्प बन के उड़ेगा? तो आप भी जानते हैं कि एक थाली वाला जल्दी वाष्प बन के उड़ेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। और जब धूप लगता है यहाँ पे जब धूप लगता है तो जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी वाटर के कण होते हैं, वो ऊपर जब यहाँ पे धूप पड़ता है तो एक बार में बहुत सारे कणों पर धूप पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कण वाष्प बन के एक साथ उड़ जाते हैं, और ऐसे करके जल्दी जल्दी कण उड़ जाते हैं। लेकिन आप कचोरा एक लेते हैं तो इस कचोरा में इसके तुलना में कम कण पर धूप पड़ेंगे और कम कण इसके उड़ पाएंगे। तो यहाँ पे जल्दी वाष्प में नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पे जल्दी वाष्प में बदल जाता है। और जितना जल्दी वाष्प में कोई चीज़ बदलता है उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एरिया जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, चौथी बात क्या है, इसे नोट करें थोड़ा सा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चौथी जो बात है वो है टेम्परेचर। ठीक है, आप जानते हैं ताप। अच्छा, आप जितना ज़्यादा नीचे से ताप दीजिएगा, जितना ज़्यादा आप गर्मी दीजिएगा, जितना ज़्यादा पानी को गरमाइएगा, वो पानी उतना ही ज़्यादा वाष्प में बनेगा। ये तो बात पक्की है कि जितना ज़्यादा आप पानी को गरमाएंगे वो पानी उतना ही वेपर में बदलेगा, और जितना ज़्यादा वेपर में बदलेगा, जितना ज़्यादा वाष्प में बनेगा, उसका वाष्प दाब भी इस बर्तन पे उतना ही ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये कुछ बातें हैं, हम दो बातें यहाँ पे सीखी। एक सीखे कि वाष्प दाब क्या है, और दूसरी बात सीखे कि वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी कब कब वाष्प दाब बढ़ेगा और कब कब घटेगा। तो इन बातों को अपने वर्ड में, अपने भाषा में अच्छे से लिख लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हो गया, उतार लिए होंगे। चलिए, तो मिटा दे। यस, हम तो मिटाएंगे। चलिए, अब जो टॉपिक है वो थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ते हैं। वाष्प दाब हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का अवनमन। अब इस सापेक्षिक नहीं पढ़ रहे हैं, वाष्प दाब का अवनमन, अब सापेक्षिक पढ़ेंगे। तो वाष्प दाब का अवनमन, इसको बोलेंगे एलिवेशन इन, अवनमन बोल रहा है, सॉरी, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर।
मतलब वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का सीधा अर्थ याद रखना है घटना, घटना या डिक्रीज करना, ठीक है। घटना, घटना मतलब कम होना, ओके। अच्छा, वाष्प दाब का कम होना क्या होता है, सुनिए, ठीक है। पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो परिभाषा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में, विलायक को सॉल्वेंट बोल सकते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय, विलेय मतलब सॉल्यूट, याद रखिएगा, विलेय मतलब क्या होता है, सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो प्राप्त सॉल्यूशन का वाष्प दाब घट जाता है। प्राप्त सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। वाष्प दाब में इसी कमी को क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर कहते हैं, मतलब वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, कहते हैं। आखिर ये क्या है, बोला गया है कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील मतलब जल्दी वाष्प में ना बदलने वाले विलेय को मिलाया जाए तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। कैसे, सुनो, मान लो कि हम यहाँ पे एक बर्तन लिए हैं और इस बर्तन में हम प्योर सॉल्वेंट लिए हैं। हम इस बर्तन में क्या लिए हैं, प्योर सॉल्वेंट। जैसे वाटर ले लेते हैं, तो इस बर्तन में हम ले लेते हैं प्योर वाटर, शुद्ध वाटर ले लेते हैं। तो ये बर्तन में शुद्ध वाटर हो गया, ठीक है, शुद्ध वाटर। और हम क्या करते हैं कि इसको गरमाते हैं और ऊपर हम फिर से पिस्टन लगाते हैं। तो गरमाने के बाद, यहाँ गर्म करने के बाद ये पानी वाष्प में बनेगा। तो वाष्प बनेगा तो इस पर कुछ प्रेशर लगाएगा इस बर्तन पर, जिसे हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो ये प्योर सॉल्वेंट के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर है, क्योंकि अभी पानी शुद्ध है। तो इस वेपर प्रेशर को चलिए मान लेते हैं हम पी नॉट, वेपर प्रेशर शुद्ध सॉल्वेंट का। अब हम क्या करते हैं कि इसी और इतने ही क्वांटिटी सॉल्वेंट में, सेम क्वांटिटी, अगर ये आधा लीटर है, ये आधा लीटर है, तो ये भी कितना है, आधा लीटर है। और फिर से यहाँ पे पिस्टन लगा देंगे, यहाँ पे बर्तन लगा देंगे और इसे भी हम गरमाएंगे, ठीक है, इसे भी क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब हम ये क्या किए हैं कि ये आधा लीटर सॉल्वेंट तो है, ये पानी तो है, ये वाटर है, बस अब इस वाटर में हम शुगर को मिक्स कर दिए हैं। क्या कर दिए, शुगर को। तो अब ये इम्प्योर हो गया, या इसे आप बोल सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन बन गया। इम्प्योर सॉल्वेंट कह लीजिए, अशुद्ध सॉल्वेंट कह लीजिए, या इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। ये प्योर था और ये इम्प्योर हो गया। अच्छा, जब इसे आप गर्म करेंगे तो ये भी थोड़ा बहुत वेपर में बदलेगा, लेकिन इसके अपेक्षा कम बदलेगा। आप जानते हैं कि शुद्ध पानी जल्दी खौलेगा और अशुद्ध पानी कम जल्दी खौलेगा। शुद्ध पानी एकदम तुरंत खौल जाएगा और अशुद्ध पानी मतलब पानी में चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, तो थोड़ा सा देर से खौलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा देर खौलेगा और खौलने के बाद इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो मान लेते हैं कि पी होगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि पी नॉट जो है वो पी से ज़्यादा होगा, यानी शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर अशुद्ध विलायक से हमेशा ज़्यादा आपको दिखेगा। अभी बताएं कि ये ज़्यादा वाष्प में बनेगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा, और ये कम वाष्प बनेगा तो कम वेपर प्रेशर लगाएगा। तो जो ये प्योर सॉल्वेंट से इस इम्प्योर सॉल्वेंट तक आने में, इस प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए इसका 100 है और इसका कितना हो गया, 80 हो गया, तो घटा है। तो इस प्योर सॉल्वेंट से इम्प्योर सॉल्वेंट तक आने में जो भी वेपर प्रेशर में कमी आई हुई है, जो भी वेपर प्रेशर में गिरावट आया है, उसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन, यानी वाष्प दाब का घटना, ठीक है। आप एक शुद्ध सॉल्वेंट लीजिए और उसको खौलाइए और उसका वेपर प्रेशर नापिए, दाब नापिए, और
उसी में चीनी मिला दीजिए और तब देखिए कि वो खौलना थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब कम होगा तो उसके वाष्प दाब में भी कमी आएगी। तो शुद्ध से अशुद्ध आते वक्त, मतलब शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील चीज़ या कोई पदार्थ मिला दिए, कोई विलेय मिला दिए, तो उसका जो प्राप्त सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर घट गया, और इसी वेपर प्रेशर में जो कमी आई शुद्ध से अशुद्ध आने तक, उसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब में कमी। ठीक है, तो शुद्ध से अशुद्ध आते वक्त वाष्प दाब में जो कमी आती है उसी को कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि RLVP क्या है, उससे संबंधित राउल्ट के नियम क्या है, और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।